नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्रिस्टोफर मार्लो की एक पोएम। बहुत ही शानदार पोएम है, द फेस दैट लॉन्च्ड ए थाउजेंड शीप। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोइट के बारे में। तो इस पोएम को लिखने वाले हैं क्रिस्टोफर मार्लो, जो जाने जाते हैं किट मार्लो के नाम से भी जिनको जाना जाता है। इंग्लिश प्ले राइटर हैं, पोइट और ट्रांसलेटर भी हैं, और इनका जो संबंध है वो एलिजाबेथन एज से है। तो एलिजाबेथन एज का जो टाइम स्पेन कब से कब तक माना जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। मार्लो जो है वो एलिजाबेथन एज के बहुत ही फेमस प्ले राइटर हैं, और ये जो पोइम है, ये पोइम उनका एक प्ले जिसका टाइटल है द फोस्टस नाम से, डॉक्टर फोस्टस नाम से उनका एक प्ले है। और उस प्ले के अंदर ये पोइम जो है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में दे रखी है। और जो क्रिस्टोफर मार्लो जो हैं ये ब्लैंक वर्स जो हैं उनके मास्टर माने जाते हैं, और ये पोइम भी ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। तो देखते हैं पोइम के बारे में क्या है इस पोइम के अंदर खास। तो सबसे पहले देखते हैं पोइम का बैकग्राउंड जो है, यानी इस पोइम को समझने से पहले हमें कुछ जो करैक्टर जो है उनको समझना बेहद ज़रूरी है। तो इसमें सबसे जो मेन करैक्टर जो है वो है हेलन, और एक डॉक्टर फोस्टस जो है। डॉक्टर फोस्टस का तो आपने देखा होगा कि ये क्रिस्टोफर मार्लो का एक नाटक है, एक प्ले है, और उसके अंदर ये एक मुख्य किरदार है जो बहुत ही एक पढ़ा लिखा आदमी होता है, लेकिन उन्होंने जो है वो काला जादू सीख लिया है, और काला जादू सीखने के बाद जो है वो अपनी आत्मा को एक शैतान को बेच देता है, और उसके बाद में जो है उनसे कुछ वो रिद्धियाँ सीधियाँ प्राप्त करता है। उसके उन रिद्धियों सीधियों के आधार पर अपने दोस्तों के कहने से वो दुनिया की खूबसूरत महिला हेलन जो है उनको आह्वान करते हैं, उनका इन्वोकेशन करते हैं, उनको बुलाते हैं। तो हेलन जो है ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जो है वो महिला मानी जाती है, जो मेलेनोस की पत्नी है, स्पार्टा की राजकुमारी है। और इनका जो संबंध जो है वो पेरिस, जो कि ट्रोय का राजकुमार है, ये हेलन जो है ये ट्रोय के राजकुमार पेरिस जो है इसके साथ में भाग जाती है। और उसके भाग जाने के बाद में ट्रोय के ऊपर जो है वो जो स्पार्टा जो है वहाँ के जो किंग जो है वो ट्रोय के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो ये सारी की सारी घटना जो है ये हेलन के बारे में है, और ट्रोय के आक्रमण के बारे में है। और डॉक्टर फोस्टर जो है वो किस प्रकार से जब हेलन को देखते हैं तो उनकी ब्यूटी को देख करके एक प्रकार से सम्मोहित हो जाते हैं, और क्या इनके बीच में कन्वर्सेशन होती है वो इस पोएम के अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पोएम टेक्स्ट। वाज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड ए थाउजेंड शीप्स। जैसे ही डॉक्टर फोस्टस जो है वो हेलन को देखते हैं, और उसके चेहरे को देखते ही कहते हैं कि क्या ये वही चेहरा था जिसके लिए 1000 जो शीप्स जो थे उनको रवाना कर दिया गया था। एंड बर्न द टॉपलेस टावर ऑफ इलियम। और जो इलियम जो है ये ट्रोय के लिए ही आया है, कि ट्रोय जो था, जो ट्रोय जो इतना खूबसूरत शहर जो था, और उसके अंदर टॉपलेस टावर जो थे, यानी इतनी ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स जो थी उनको बर्न कर दिया, उनको जला दिया गया, उनको तहस नहस कर दिया। क्या इसी चेहरे के लिए कर दिया गया? स्वीट हेलन मैक मी इमोर्टल विद ए किस। कि प्यारी हेलन तुम आओ और मुझे एक किस लेकर के मुझे अमर कर दो तुम। हर लिप्स सक फोर्थ माई सोल। उसके होठ जो हैं वो मेरी आत्मा को बाहर की तरफ खींच रहे हैं। सक फोर्थ का मतलब खींचना होता है। सी वेयर इट फ्लाइज। देखो मेरी आत्मा कहाँ उड़ रही है। कम हेलन कम। आओ हेलन आओ। गिव मी माई सोल अगेन। और मुझे मेरी आत्मा दे दो। यानी जैसे ही डॉक्टर फोस्टर देखते हैं वो एक प्रकार से पागल हो जाते हैं हेलन को देख करके। हेयर विल आई ड्वेल। कि यहाँ पर ड्वेल का मतलब निवास करना होता है, कि यहाँ पर मैं निवास करूँगा, यानी तुम्हारे होठों के अंदर ही। फॉर हेवन इन सच दीज लिप्स। और इन होठों के अंदर ही स्वर्ग है, इनके अलावा और कुछ नहीं है। एंड ऑल दिस ड्रोस दैट इज नॉट हेलन। और वो सब व्यर्थ है, ड्रोस यानी व्यर्थ है, दैट इज नॉट हेलन कि जो हेलन के पार्ट नहीं है, जो हेलन से संबंधित नहीं है, वो इस दुनिया में नश्वर है, वो कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल वैल्यूलेस है। आई विल बी पेरिश। मैं पेरिश बन जाऊंगा। एंड फॉर लव ऑफ दी। तुम्हारे प्रेम की खातिर मैं पेरिश बनने के लिए तैयार हूँ। इंस्टेड ऑफ ट्रोय। कि ट्रोय की बजाय शैल विटनबर्ग बी शक्ट। कि तुम जो है वो जिस प्रकार से ट्रोय के साथ जब वो चली गई थी तो ट्रोय को नष्ट कर दिया गया था, इसी प्रकार तुम मेरे साथ आ जाओ, और चाहे मेरे शहर विटनबर्ग को जो है वो ट्रोय की जगह उसको नष्ट क्यों ना कर दो चाहे।
एंड आई विल कॉम्बेट विथ वीक मेनालोस, और मैं उस वीक मेनालोस से तुम्हारा कमज़ोर पति जो है उसके साथ कॉम्बेट करूँगा, उसके साथ मैं मुकाबला करूँगा। एंड वियर दाई कलर्स ऑन माई प्लमेट क्रेस्ट, और मैं धारण करूँगा दाई कलर्स, कलर्स का मतलब यहाँ पर जो है वो झंडा होता है, किसी भी देश का कलर रंग होता है, कलर्स झंडा होता है। ऑन माई प्लमेड क्रेस्ट, प्लमेड जो है उसका मतलब होता है जो पंखी एक प्रकार से कह सकते हैं, और क्रेस्ट का मतलब चोटी या फिर क्लंगी जो है वो होती है, कि मैं पंखों वाली जो चोटी है यानी उसको हरा करके उसका राजमुकुट मैं एक प्रकार से धारण करूँगा जिसके ऊपर कलंगी लगी हुई होती है, और उसका झंडा जो है वो फहराऊंगा, यानी मैं मेनेलोस को हराकर तुम्हें जीत लूँगा। यह आई विल वाउंडेड अकील्स इन हील, और मैं उस अकील जो है उसको भी मैं घायल कर दूंगा, उसकी हील के अंदर, उसकी जो एडी जो है उसके अंदर प्रहार करके, उसके ऊपर चोट करके मैं उसको भी घायल कर दूंगा। तो अकील जो है इसके ऊपर आपने एक ईडियम भी सुनोगी, अकील्स हील। तो ये क्यों है? क्योंकि अकील जो था ये थेटिस का एक पुत्र था, और शुरू में इसके लिए ये भविष्यवाणी हुई थी कि ये जल्द ही मर जाएगा, लेकिन इसकी मम्मी को किसी ने वरदान दिया था कि इसको जो है वो स्टाइक्स एक नदी है उसके अंदर उसको डुबोने के लिए बोला था कि यदि उसको इसके अंदर डुबोया जाएगा तो उसका पूरा का पूरी जो बॉडी है वो जो है वो एक प्रकार से कठोर बन जाएगी और वो कभी भी उसकी मौत नहीं होगी। तो उसकी मम्मी ने उसको जो है वो एडी से पकड़ करके उस नदी के अंदर, स्टाइक्स नाम की एक नदी थी उसके अंदर जब उसको डुबोया तो उसकी एक एडी को उसने पकड़ रखा था, और वहां से उसका जो पार्ट जो था वो कमज़ोर रह गया। और इस युद्ध के अंदर जो है अकील के जो हील जो है वहाँ पर एक एरो लगता है और उसकी मौत हो जाती है। तो उसी सेंस के अंदर ये कहा गया है कि मैं अकील जो है उसकी हील के ऊपर प्रहार करूँगा और उसको मार दूंगा। एंड देन रिटर्न टू किस फॉर हेलन, और उसके बाद में जो है हेलन को किस करने के लिए वहाँ से वापस लौटूंगा। ओ दाउ आर्ट फेयरर देन द इवनिंग एयर, और तुम तो इतनी, यहाँ पर वो खूबसूरती बता रहा है उसकी कि तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी फेयरर हो देन द इवनिंग एयर, कि जिस प्रकार से शाम का जो एयर होता है, शाम का जो आकाश होता है, और उसके अंदर क्लैड इन द ब्यूटी ऑफ ए थाउजेंड स्टार, जो भरा हुआ होता है हजारों की संख्या में, थाउजेंड स्टार्स वहाँ पे चमक रहे होते हैं, और जो उनकी आकाश की जो वैभव होता है, उसकी जो सुंदरता होती है उससे भी कहीं अधिक सुंदर तुम हो। ब्राइटर आर दाउ देन फ्लैमिंग जुपिटर, और तुम जुपिटर जो है उस जुपिटर से भी ब्राइटर हो, उससे भी तुम तेज चमकने वाली हो। वैन ही अपीयर्ड, और जब जुपिटर जो था, जुपिटर को ये स्काई का गॉड या रेन या थंडर का गॉड इसको कहते हैं, इसकी चमक के लिए जाना जाता है। वैन ही अपीयर टू हैप्लेस सीमल, ये सीमल उसकी प्रेमिका थी। तो इसको हैप्लेस क्यों कहा गया है कि जुपिटर जो था वो जब सीमल से मिलने के लिए आता है तो उसका प्रकाश इतना तेज था, उसकी ब्राइटनेस इतनी तेज थी कि ये सीमल जो थी ये उसकी उस चमक से, उसकी जो ब्राइटनेस जो थी, उसकी जो हीट जो थी, उससे ये जो है वो जल जाती है। तो इसीलिए इसको जो है वो हैप्लेस बोला गया है कि तुम उससे भी शान के अंदर, वैभव के अंदर उससे भी ज़्यादा सुंदर हो। मोर लवली देन द मोनार्क ऑफ द स्काई, और तुम उससे भी ज़्यादा लवली हो। मोनार्क ऑफ स्काई जो है वो सन को बोला गया है, सूर्य जो है, कि उससे भी तुम ज़्यादा लवली हो, उससे भी ज़्यादा तुम प्यारी हो। इन बंटन अर्थेशिया अजोर आरम, जो स्काई जो है, जो शैतान या प्रचंड जो अर्थेसिया जो है, जो खूबसूरत अर्थेसिया की जो नीली बाहों के अंदर जो लेटा हुआ सूर्य जो है, उससे भी तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो। एंड नन बट, कोई नहीं केवल तुम ही, शैल बी माई पैरामोर, तुम ही मेरी प्रेमिका बनोगी और कोई जो है वो मेरी प्रेमिका नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से डॉक्टर फोस्टर जो है वो हेलन की ब्यूटी से प्रभावित होकर के उसकी जो है वो खूबसूरती का बखान यहाँ पर करता हुआ इस पोएम में दिखाई देता है। अब उसके बाद में हम बात करें इसकी लिटरेरी टर्म्स की बात करें तो इसमें एलिट्रेशन का प्रयोग आप देख सकते हैं। मैक मी इमोर्टल, तो साउंड जो है इसमें बार बार रिपीट हो रहा है। गिव मी माई सोल्स, तो इसमें भी साउंड जो है वो फिर रिपीट हो रहा है। ब्राइटर आर्ट दाउ देन, तो दाउ टी जो है इसके अंदर फिर जो है रिपीट हुआ है। तो एलिट्रेशन है, आपको इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर जो सिमली का प्रयोग हुआ है, फेयरर देन इवनिंग एयर, यानी शाम के आकाश से भी ज़्यादा खूबसूरत उसको बताया गया है, तो यहाँ पे तुलना की जा रही है। ब्राइटर आर दाउ देन फ्लैमिंग जुपिटर, और यहाँ पर उसको जो है वो फ्लैमिंग जुपिटर, जलते हुए यानी प्रज्वलित जुपिटर से भी उसको ब्राइटर, उससे उसको ज़्यादा जो है वो चमकीला बताया गया है, तो यहाँ पर फिर एक तुलना की गई है।
मोर लवली देन द मोनार्क ऑफ द सन, और यहाँ पर जो है वो मोनार्क ऑफ सन यानी सूर्य से भी ज़्यादा उसको जो है प्यारा बताया गया है, तो यहाँ पर भी सिमिली का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो आप मेटाफर का प्रयोग है, फॉर हेवन इन इज इन दीज लिप्स, फॉर हेवन इन दीज लिप्स की इन जो होठों के अंदर स्वर्ग है, तो यहाँ पर भी जो है वो मेटाफर का प्रयोग है। आई विल बी पेरिश, मैं पेरिश बन जाऊंगा, यहाँ पर भी जो है वो पेरिश का मतलब विलन जो है हो सकता है दूसरे सेंस में, इसको जो है मेटाफरिक यूज़ किया गया है। इसके अलावा और हम देखें तो इमेजरी का काफ़ी अच्छा प्रयोग जो है इसमें देखने को मिलता है। तो जैसे ही हम लाइनें पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक इमेज जो है वो क्रिएट होती है, ब्राइटर आर्ट दाउ देन द फ्लेमिंग जुपिटर, तो ये लाइन कई बार आ गई है, बताने की जरूरत ही नहीं है। वैन ही अपीयर टू हैप्लेस फीमेल, कि जब वो जो है उस फीमेल के सामने जब प्रकट होता है तो वो जल जाती है, तो ये एक इमेज दिखाती है। मोर लवली देन मोनार्क ऑफ द स्काई, तो ये भी एक इमेज को प्रकट करती है। इन वांटन अजोर्थ अजरत अरेथुसाज अजोर आर्म, इसके अंदर भी एक पिक्चर जो है वो इसका प्रयोग जो है वो दिखाई देता है। इसके अलावा इसमें हाइपरबोली का प्रयोग भी किया गया है। तो आई विल कम्बेट वीक मेलेनोस, की मैं वीक मेलेनोस जो है यानी उस बहादुर हेलन के पति का नाम मेलेनोस है, तो उसको देखो कितना कमज़ोर बताया गया जबकि वो बहादुर है, तो यहाँ पर भी हाइपरबोली का प्रयोग जो है वो किया गया है। और इसके साथ ही ये हमारी जो पोइम बहुत ही खूबसूरत सी पोइम है, तो ये हमारी पोइम समाप्त होती है। यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।